नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बाल विकास के सिद्धांत। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के अध्ययन के लिए ही बाल विकास के सिद्धांतों को बनाया गया है और इन्हें बाल विकास के सिद्धांत नाम से जाना जाता है। जिसमें पहला बाल विकास सिद्धांत है निरंतरता सिद्धांत। इसके अनुसार विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इसकी गति कभी समान नहीं होती है, कभी तीव्र गति से विकास होता है तो कभी मंद गति से विकास होता है, लेकिन विकास रुकता नहीं है, कंटिन्यूअसली सतत विकास चलता रहता है, इसलिए इसे सतत विकास भी कहते हैं। नंबर 2, व्यक्तिक विभिन्नता सिद्धांत। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। यह विभिन्नता विकास की सभी अवस्थाओं में पाई जाती है। जब दो या दो से अधिक बालकों के विकास की तुलना किसी निश्चित आयु समय पर करनी हो तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत काम आता है और इसी कारण कोई बालक प्रतिभाशाली, कोई सामान्य, कोई मंदबुद्धि का होता है। इसे व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही आयु वर्ग के दो बालकों में विकास में अंतर होगा। इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत कहते हैं। समान प्रतिरूप का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन एडलर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो जीव प्राणी जिस जाति वर्ग का होता है वह जीव प्राणी अपनी ही जाति वर्ग के अन्य जीव जंतु के समान अभिवृद्धि और विकास करेगा। अर्थात पशु है तो पशु की तरह विकास करेगा, मानव है तो मानव की तरह विकास करेगा। जैसे बालक का विकास मानव की तरह ही होगा, चाहे वह किसी भी देश, जाति या धर्म में हो। इसी तरह बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह और चिड़िया का बच्चा चिड़िया की तरह ही अभिवृद्धि और विकास करेगा। इसे ही एक रूपता का सिद्धांत कहते हैं या समान प्रतिमान सिद्धांत भी कहते हैं। दिशा सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कुप्पुस्वामी थे। मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। नंबर ए, मस्तिष्काधोमुखी विकास। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास पहले सिर की ओर होता है और फिर सिर से वो किधर जाता है विकास, पैर की दिशा में। इसे मस्तिष्काधोमुखी क्रम कहते हैं। यानी कि पहले सिर का विकास होता है और फिर इस सिद्धांत के अनुसार सिर से नीचे आते हैं गर्दन, फिर धड़, फिर नीचे पैर, इस तरह से वो विकास चलता है। इसके अनुसार विकास लंबवत होता है। इसे शिरोपुंज विकास भी कहते हैं। इसका विकास क्रम क्या है? सबसे पहले सिर से प्रारंभ होता है विकास, फिर मुख का विकास होता है, फिर गर्दन का, फिर धड़ का, फिर हाथ, फिर पैर और फिर अंत में पैर के नाखूनों का विकास होता है। बी, निकट दूर विकास क्रम। इस सिद्धांत के अनुसार विकास पहले शरीर के केंद्रीय भागों में होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। अर्थात विकास शरीर के केंद्र पेट व धड़ से पहले प्रारंभ होगा और फिर बाकी शरीर के अन्य हिस्सों में विकास क्रम फैलता है। एकीकरण सिद्धांत, इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को एक साथ चलाना सीखता है और फिर उसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों को अलग अलग चलाना सीखता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे के कंट्रोल में उसका हाथ पैर नहीं होते, वो एक अंगली चलाता है तो पूरा हाथ चलता है। तो ये इसी सिद्धांत का मानना है। उसके बाद इसमें होता क्या है, बालक पहले पूरे शरीर को चलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो पूरे हाथ को चलाना सीखेगा, फिर हाथ की कुछ एक आध अंगली को चलाना सीखेगा। ऐसे कंट्रोल करता है, वो एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाता, धीरे धीरे कंट्रोल करता है। उदाहरण, बालक पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और अंततः हाथ एवं अंगुलियों दोनों को एकीकृत कर एक साथ चलाना अंत में सीख जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सदैव
सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। उदाहरण के लिए उंगलियों का प्रयोग करने से पूर्व संपूर्ण हाथ का प्रयोग करना बालक सीख जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का प्रत्येक विकास भाषा, चलना, पढ़ना, खेलना, खाना आदि सभी सामान्य प्रक्रिया से शुरू होते हैं और फिर बाद में वो उसमें निपुणता और विशिष्टता प्राप्त करते हैं। सातवां सिद्धांत वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम के द्वारा बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पैदा होती हैं तथा वातावरण के द्वारा व्यक्ति में समायोजन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। जैसा जिसका वंशानुक्रम वैसा वैसा वो पैदा होते हैं, वैसा शरीर लेके। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास पर वंशानुक्रम का और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बालक का विकास इन दोनों की अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है। एक तो बालक के पूर्वज हट्टे कट्टे हैं, तो संभावना है कि वो बालक भी हट्टा कट्टा पैदा होगा। ये तो हो गया वंशानुक्रम। दूसरा वातावरण, कि कोई कमजोर बालक है लेकिन वो वातावरण में रह के अपने आप को मजबूत बना लेता है कसरत करके, इस प्रकार से। तो यह है वातावरण का प्रभाव। फिर है आठवां चक्रीय प्रगति का सिद्धांत। इसे वर्तुलाकार सिद्धांत भी कहते हैं। विकास विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न गति रखता है। विकास कभी मंद गति से होता है तो कभी तीव्र गति से होता है। यह सरल रेखीय नहीं होकर एक वर्तुलाकार, सर्पिल आकार का, घुमावदार और चक्रदार होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज गति से होता है। बी, बाल्यावस्था में अभिवृद्धि स्थिर हो जाती है। सी, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तनों के माध्यम से अभिवृद्धि तीव्र गति हो जाती है। डी, प्रौढ़ावस्था में स्थिर और वृद्धावस्था में अभिवृद्धि पतन की ओर शुरू हो जाती है। नौवां सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक विकास, भाषात्मक विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास आदि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य आयामों के विकास को भी प्रभावित करता है।